हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और आज हम रिवीजन आर पार में पढ़ने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। जी हां दोस्तों, 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन और इसीलिए रिवीजन सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिछले लॉ ऑफ डिमांड के वीडियो में भी मैंने ये बताया था, एक पर्टिकुलर स्केड्यूल के साथ, एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ अगर आप लॉ को प्रेजेंट करेंगे एग्जाम्स के अंदर तो आप डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और ये पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सरल सा है दोस्तों। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना होता है, इसके अलावा आपको लिखना होता है द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट के बाद दोस्तों आपको स्केड्यूल एंड डायग्राम ये प्रॉपरली एग्जाम में प्रेजेंट करना होता है। इसके अलावा इन दोनों का ही कुछ शब्दों में एक्सप्लेनेशन करना होता है और आखिर में क्वेश्चन के हिसाब से अजम्पशंस और एक्सेप्शन, जो क्वेश्चन में पूछा होगा उसके हिसाब से आप अजम्पशन या एक्सेप्शंस लिखेंगे। दोस्तों, इस पैटर्न को फॉलो करके आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फॉलो कर सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे आंसर को। और लॉ ऑफ सप्लाई में, लॉ ऑफ डिमांड में इसी तरीके से आंसर को बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कीजिए। पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद स्टेटमेंट, जो अल्फ्रेड मार्शल का लॉ का स्टेटमेंट है उसे एज इट इज प्रेजेंट कीजिए। स्केड्यूल और डायग्राम काफी आसान वे में मैं आज आपको याद करवा दूंगा। इसके अलावा उसका एक्सप्लेनेशन और अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस में से जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा है वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार चलिए अब बारीकी से नजर डालते हैं क्या एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन में लिखना है, कैसे स्टेटमेंट फ्रेम करेंगे और कैसे पूरे आंसर को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक आसानी से लॉ ऑफ सप्लाई को समझने के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। याद रखिए 2 से 3 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे लाइक लॉ ऑफ डिमांड, this law is a fundamental principle of economic theory। यानी ये लॉ ऑफ डिमांड की तरह ही एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक थियरी का। इसके अलावा दोस्तों, आप एक महत्वपूर्ण सेंटेंस तो आपको लिखना ही है, वो ये कि दिस लॉ यानी लॉ ऑफ सप्लाई वाज इंट्रोड्यूस्ड by Professor Alfred Marshall। सिंपल सी लाइन है दोस्तों, नाम याद रख लीजिए, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कहां? तो इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर एक बार नाम याद रखना है, अल्फ्रेड मार्शल। कहां? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब? Published in 1890। सिंपल है दोस्तों, 2 सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले लाइक लॉ ऑफ डिमांड, दिस लॉ इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थियरी। दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कहां? इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब? व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1890। दोस्तों, ये 2 सेंटेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है जहां आप बता रहे हैं कि भैया सप्लाई का, लॉ ऑफ सप्लाई का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं ये प्रोड्यूसर्स बिहेवियर हमें बताता है और इसीलिए आखिरी लाइन में आप आखिरी स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं दोस्तों, थोड़ी खराब हैंडराइटिंग भी है, लेकिन आप इसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं इन 3 सेंटेंसेस के साथ। आखिरी सेंटेंस है दिस लॉ एक्सप्लेन्स
फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, यानी प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो 3 सेंटेंसेस का आसान सा इंट्रोडक्शन आप याद रख सकते हैं। याद रखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक थियरी का, लिखा अल्फ्रेड मार्शल ने है। किस में लिखा है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा है। कब लिखा है? तो बुक वाज पब्लिश्ड इन 1890 और ये क्या बताता है? तो दिस लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन आप समझ पाए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई पर। तो दोस्तों जब बात आती है स्टेटमेंट की, तो ये उम्मीद की जाती है हर पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर जो होता है वो ये उम्मीद करता है स्टूडेंट एटलीस्ट स्टेटमेंट एज इट इज, जैसा अल्फ्रेड मार्शल ने बताया है वैसा लिखे। तो अल्फ्रेड मार्शल ने एग्जैक्टली क्या कहा है? अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि भैया सप्लाई प्रोड्यूसर्स बिहेवियर है और इसीलिए जब दाम ज्यादा मिलेगा ना तब सप्लाई ज्यादा करेगा। जी हाँ, बेचने वाले का एंगल तो यही होगा। बेचने वाला तभी ज्यादा बेचेगा जब उसे ज्यादा मुनाफा मिलेगा, जब ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इसीलिए other things remaining constant, higher the price of a commodity, more is the quantity supplied। और इसीलिए दोस्तों मैं शॉर्ट कोड लेकर आया हूं आपके लिए। शॉर्ट कोड बहुत ही सिंपल है, HMLL। जी हाँ दोस्तों, HMLL पूरा लॉ ऑफ सप्लाई आप यहां से याद रख सकते हैं। याद रखिए जब हाइयर प्राइस है तो मोर सप्लाई है, क्योंकि सप्लायर जो है, बेचने वाला जो है, उसे हाइयर प्राइस मिल रहा है, ज्यादा प्राइस मिल रहा है, तो वो मोर सप्लाई करने के लिए रेडी है। सिमिलरली दोस्तों याद रखिए लोअर प्राइस, L फॉर लोअर प्राइस, जब दाम कम मिल रहा है तो फिर लेसर सप्लाई। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, याद रखिए HMLL, हाइयर मोर लोअर लेसर, हाइयर मोर लोअर लेसर, हाइयर मोर लोअर लेसर। आपको स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में सिर्फ यही 4 शब्दों को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर देना है। आपको लिखना है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज हाइयर, more is the quantity supplied, and when price of the commodity is lower, less is the quantity supplied. In other words, a supplier, a producer, in simple words, a supplier or producer will supply more of a commodity when he gets higher price and vice versa। तो उम्मीद करता हूँ स्टेटमेंट काफी आसानी से आप समझ गए होंगे। आप टेक्स्ट बुक को एक बार रेफर करेंगे तो आपको यही नजर आएगा दोस्तों, और इन्हीं शब्दों की वैल्यू है, इन्हीं सब शब्दों का एग्जाम में मार्क्स मिलने वाला है। हाइयर द प्राइस, मोर द सप्लाई, लोअर द प्राइस, लेसर द सप्लाई। उम्मीद करता हूँ स्टेटमेंट आप लिख पाएंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और स्केड्यूल और डायग्राम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं स्केड्यूल और डायग्राम की। बहुत ही इजी है, मेरा फेवरेट है दोस्तों। आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं, प्राइस और सप्लाई। बहुत ही इजीली प्राइस ऑफ कमोडिटी x, सप्लाई ऑफ कमोडिटी x। यहाँ पे लिखिए 10, 20, 30, 40, 50। और दोस्तों यहाँ पर भी पहले ऐसा लिखिए तो सही, और फिर 0 बढ़ा दीजिए। बहुत ही सिंपल वे में समझिए दोस्तों जो स्टेटमेंट में कहा गया है। स्टेटमेंट में क्या बोला है? हाइयर द प्राइस, मोर द सप्लाई। तो यहाँ आप देखिए हाइयर प्राइस तो यहाँ है 50। जब प्राइस 50 है तो सप्लाई सबसे ज्यादा है 500, और जब लोअर द प्राइस सप्लाई सबसे लेसर है 100। तो इस प्रकार आप आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर्स भी आपको खुद के आप याद कर लेंगे तो भी चलेगा, ये याद नहीं भी रखेंगे आप खुद के ओन वर्ड्स में नंबर्स को प्रेजेंट कर देंगे तो भी चलेगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 10 20 30 40 50 लिखेंगे तो भी चलेगा दोस्तों। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब प्राइस ज्यादा रखा है तब सप्लाई ज्यादा होगा, और जब प्राइस कम रखा गया है सप्लाई भी कम होगा। तो ये आसानी से आप बना लेंगे शेड्यूल। और सिमिलरली दोस्तों डायग्राम बनाना और आसान है। आप बनाएंगे एक्स और वाई एक्सिस, नीचे लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, इस तरफ होगा हमारा प्राइस। जी हाँ दोस्तों, और एक ही लाइन आपको प्रॉपरली स्केल से बनाइएगा अच्छी तरीके से। ये लाइन होगा हमारा सप्लाई कर्व, इसे हम एस नाम दे देंगे। प्लॉटिंग जो है दोस्तों आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से कीजिएगा। जैसे अभी यहाँ पर हमारा जो सप्लाई का जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो मैं इधर 100, 200, 300, 400, 500 यहाँ पर मैं प्लॉट करूंगा एक एक करके, समझ रहे हैं। और यहाँ पर मैं दोस्तों लिखूंगा 10, 20, 30,
40 एंड 50। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। काफी सिंपल में एक लाइन which slopes upwards from left to right is called as the supply curve। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो इनके नीचे आपको दो सेंटेंसेस का एक्सप्लेनेशन लिखना है, जो कि बायट करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आप लिख सकते हैं। यहां पर जो आपने नंबर्स में बयान किया है ना, उसी को शब्दों में बयान कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लिख सकते हैं इसके नीचे इन द अबाउ स्केड्यूल, और एकदम अच्छी इंग्लिश, आपको एकदम तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही निकलेगा। देखिए, इन द अबाउ स्केड्यूल एट प्राइस 10, दिख रहा है यहाँ पे एट प्राइस 10 क्या है भैया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई इज 100 kg। बहुत ही सिंपल। वैसे ही एट प्राइस 20 कितना है भाई, सप्लाई इज 200 kg एंड एट प्राइस 50, डायरेक्ट आ जाइए नीचे 50, सप्लाई इज 500 kg। तो इससे साबित क्या होता है, एक लाइन में आप लिखेंगे हेंस वी कैन सी दैट सप्लाई increases with increase in प्राइस ऑफ कमोडिटी। बहुत ही सिंपल बात है दोस्तों, जब प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, जब प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, जब प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, और जब प्राइस कम होगा ना दोस्तों तो होगा सप्लाई कम। और सिमिलरली अगर बात करें स्केड्यूल की, तो यहां पर आपको सिर्फ सोफिस्टिकेटेड वे में लिखना है कि इन द अबाउट डायग्राम ऑन y axis we have price of a commodity and on x axis we have quantity supplied। as you can see the SS curve slopes upwards from left to right, which shows that the higher the price more is the supply and lower the price lesser is the quantity supplied। तो उम्मीद करता हूं शेड्यूल और डायग्राम काफी सिंपल वे में आप बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट कर पाएंगे। मैं फिर एक बार दोहरा दूं दोस्तों, लॉ ऑफ सप्लाई एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और उसमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स होना बहुत जरूरी है, तभी आपके 8 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जिसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये स्केड्यूल और डायग्राम और उनके रिस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन दो सेंटेंसेस में आपको लिखने हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे अजम्पशंस और एक्सेप्शंस की। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं assumptions of law of supply की। बहुत ही आसान 7 पॉइंट का आंसर, और आंसर को आसानी से समझने के लिए, याद करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है कांस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेंट 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 यानी सेम, देयर इज नो चेंज। कांस्टेंट का मतलब भी यही है और हमारा शॉर्ट कोड भी यही है, जहां हम देखेंगे कि भैया सी से सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अजम्पशन ये रखा गया है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज आएगा तो सप्लाई में चेंजेस आ सकते हैं, और इसीलिए ये धारणा बनाई गई है, ये अज्यूम किया गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं ओ से अदर गुड्स, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स की, जी हां दोस्तों, अदर गुड्स यानी अदर गुड्स के प्राइसेस, तो अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया है कि दूसरे गुड्स के प्राइसेस में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, वो भी कांस्टेंट रहने चाहिए, क्योंकि अगर किसी और गुड्स के प्राइस में बदलाव आया, कहीं सस्ता मिलने लगा, तो हमारे गुड्स की सप्लाई जो है उस पर असर पड़ सकता है, और इसीलिए अदर गुड्स के प्राइसेस भी एक अजम्पशन है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एन से हमारे पास 3 पॉइंट्स यहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि ये सरकारी योजनाएं हैं दोस्तों, कभी टैक्सेशन में बदलाव, कभी कई पॉलिसीज में बदलाव की वजह से गुड्स के दाम पर असर पड़ता है, और जब प्राइस पे असर पड़ता है तो सप्लाई डिमांड पे तो डेफिनेटली असर पड़ेगा, और इसीलिए देयर शुड बी नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसके अलावा देयर शुड बी नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हम कई बार उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि बाद में हम खरीदेंगे, बाद में सस्ते में मिल जाएगा, बाद में सस्ता मिलेगा, तो हम अभी जो है डिमांड नहीं करते, और इसीलिए अभी कम दाम है तो भी इस पर असर पड़ता रहता है। दोस्तों याद रखिए, सप्लाई पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है अगर आप फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर रह जाते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर एक्सपेक्ट करता है वो कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि यार अभी जो प्राइस है उस पर ना परचेज करूं, और इससे प्रोड्यूसर बिहेवियर में बदलाव आने लगेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये भी एक अजम्पशन है अल्फ्रेड मार्शल का,
वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग है, जो प्रिवेलिंग है, वही हमेशा रहना चाहिए। तो ये एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वाकई में पॉसिबल नहीं है। हालांकि अजम्पशंस के अंदर ये पॉइंट दिया गया है कि देयर इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम पढ़ रहे हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, आंसर का नाम कांस्टेंट, और कांस्टेंट में ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, आसानी से एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं। कांस्टेंट वर्ड का मतलब ही है सेम होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और पढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट है टी से टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों अगर हमारे पास कोई नई टेक्निक आ जाती है तो हो सकता है ऐसा कि नई टेक्निक से हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए, हालांकि प्राइस हमें अभी भी उतना ही मिल रहा है और इससे सप्लाई पर असर पड़ सकता है। और इसीलिए टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कैन लीड टू हायर सप्लाई एट लोअर प्राइस आल्सो, एंड दैट इज व्हाई इट इज अज्यूम्ड दैट टेक्निक शुड नॉट चेंज, इट शुड आल्सो बी कांस्टेंट। आखिर में दोस्तों बात करें एन से आखिरी पॉइंट की, तो ये है नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। जैसा कि आप जानते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं ये पूरी तरह मॉनसून पर डिपेंड करते हैं। तो अगर वेदर कंडीशंस में कुछ भी चेंजेस आता है तो सप्लाई पर असर पड़ सकता है। जैसे अगर कई बार बारिश ठीक से ना हो तो फसल अच्छी नहीं होती और इससे एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लाई जो है वो ठप सा हो जाता है। अगर बारिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हेल्दी वेदर रहता है, तो एग्रीकल्चरल गुड्स की सप्लाई सेम प्राइस पर बढ़ भी जाती है। और इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का अजम्पशन है कि भैया देयर शुड बी नो चेंज इन वेदर कंडीशन। बेसिकली दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये सारे अजम्पशंस तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसमें से कई अजम्पशन ऐसे हैं जो रियलिस्टिक नहीं है। तो अजम्पशंस अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिए ये वर्ड कांस्टेंट, 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 नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। अगर बात करें एक्सेप्शंस की तो कुछ पॉइंट्स बहुत ही आसान है और कुछ पॉइंट्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नजर डालते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों बात करें एक्सेप्शंस की तो कुल मिलाकर के 5 ही पॉइंट का ये आंसर है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जिसमें आपको सबसे बड़ा एक्सेप्शन नजर आएगा सप्लाई ऑफ लेबर, इसके अलावा एग्रीकल्चरल गुड्स, देन अर्जेंट नीड फॉर कैश और पेरिशेबल गुड्स एंड रेयर आर्टिकल्स। दोस्तों याद रखिए सभी पॉइंट्स बहुत ही इजी हैं। एक पॉइंट जो है काफी लंबा चौड़ा आपको टेक्स्ट बुक में नजर आएगा, नाम है उसका सप्लाई ऑफ लेबर। बाकी सारे पॉइंट्स जो है प्रेजेंट करना, समझना बहुत ही आसान है। क्विकली हम इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं एग्रीकल्चरल गुड्स की तो याद रखिए जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं ये पूरी तरह सीजनल होते हैं, ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसीलिए अगर बारिश अच्छी नहीं होती है, मॉनसून अच्छा नहीं होता है तो खेती बाड़ी जो है उसकी सप्लाई, उसके प्रोडक्ट्स की सप्लाई, एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लाई आप चाह कर भी नहीं बढ़ा सकते, प्राइस चाहे कुछ भी हो, और इसीलिए इट इज द बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं अर्जेंट नीड फॉर कैश की तो अगर प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा बैडली अर्जेंट नीड है कैश की तो दोस्तों वो कम दाम पर भी ज्यादा सप्लाई कर देगा। उसे बेचना ही है, उसे बंद करके जाना ही है, जो स्टॉक बचाया क्लियर करना ही है क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में भी जो हमारा HMLL का लॉ है, हायर मोर सप्लाई लोअर लेस सप्लाई, वो यहाँ पर एक्सेप्शन में बदल जाता है और यहाँ पर दोस्तों कम प्राइस पर भी ज्यादा सप्लाई कभी कभी प्रोड्यूसर कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें पेरिशेबल गुड्स की तो ये वो गुड्स हैं दोस्तों जिनका सप्लाई ज्यादा करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इनके खराब हो जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा स्टोर नहीं किए जा सकते। पेरिशेबल गुड्स खराब हो जाते हैं और इसीलिए इनकी सप्लाई डिमांड के अनुसार ही होती है। अक्सर ये देखा गया है कि पेरिशेबल गुड्स को स्टोर तो नहीं कर सकते और इसीलिए सप्लाई पर असर पड़ जाता है, एंड दैट इज व्हाई लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू पेरिशेबल गुड्स। इसके अलावा दोस्तों बात करूं रेयर आर्टिकल्स की, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं एक और बात यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि लॉ ऑफ सप्लाई के ये जो एक्सेप्शंस हैं ये कई बार अग्री डिसएग्री के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें से रेयर आर्टिकल्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो गिव रीजंस में या अग्री डिसएग्री में आ सकता है। याद रखिए कि रेयर आर्टिकल्स ये वो एंटिक्स, ये वो रेयर गुड्स होते हैं जो दोस्तों आप चाहकर भी क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो प्राचीन काल की कुछ चीजें होंगी, ये कोई पेंटिंग्स होंगी या कुछ ऐसे हड़प्पा मोहनजोदारो की कुछ सील्स या कॉइन्स होंगे। इन रेयर आर्टिकल्स में आप क्रिएशन तो कर नहीं सकते, तो सप्लाई बढ़ाएंगे कहां से? प्राइस चाहे कुछ भी हो इसका सप्लाई कभी बढ़ ही नहीं सकता और इसीलिए इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ सप्लाई। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दिए, बहुत ही सिंपल एक्सेप्शंस ऑफ सप्लाई। याद रखिए सप्लाई ऑफ लेबर की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों मैंने डिटेल वीडियो तो
बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। फिलहाल अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो याद रखिए सप्लाई ऑफ लेबर ये जो है थोड़ा सा लॉ ऑफ सप्लाई के विरुद्ध जाने लगता है एक पॉइंट के बाद। याद रखिए कि जब आप लेबर को वेजेस देते हैं यानी पगार दे रहे हैं ना, तो वो तो खुशी खुशी काम करता ही है, उसे बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार मेरा मालिक, मेरा उस्ताद, मेरा बॉस मुझे ज़्यादा सैलरी दे रहा है, मुझे ज़्यादा वेजेस दे रहा है, तो वो लगन से मेहनत से काम तो करने लगता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एक पॉइंट के बाद जब ज़्यादा सैलरी मिलती है तो वो लेजर प्रेफर करता है, आराम प्रेफर करता है, और वर्किंग आवर्स जो उसके हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो यार यहाँ पर याद रखिए कि वंस अगेन HMLL फॉलो नहीं होता है, और हायर जितना ज़्यादा वेजेस यानी पगार बढ़ता है, कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद यहाँ पर लेबर का सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसीलिए यहाँ पर एक शेड्यूल और एक डायग्राम भी है। डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो एक्स और वाई एक्सिस में जैसे हमने सप्लाई को बनाया था वैसा ही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये जो अपवर्ड्स जा रहा है ये बैकवर्ड बेंडिंग में बदल जाता है, और ये है हमारा लेबर सप्लाई कर्व। क्योंकि एक पॉइंट के बाद हर लेबर की ये आदत बन जाती है कि वो आराम प्रेफर करता है ज़्यादा सैलरी मिलने पर, और इसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है दोस्तों मैंने मेरे पिछले वीडियो के अंदर, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो का, आप ध्यान से उसे समझ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हमने लॉ ऑफ सप्लाई या 8 मार्क का आंसर रिवाइज किया है। उम्मीद करता हूँ रिविजन करेंगे आप आर पार, क्योंकि आप ही को करना है एग्जाम में चमत्कार। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।